जो देश के अंदर आज के हालात हैं, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुके हैं, केवल भारत में चर्चा नहीं है, पूरे विश्व के अंदर चर्चा है कि हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा देश है, G20 की इस समय अध्यक्षता कर रहा है और आज के विश्व में a demand draft from the Karnataka government. He submit that check or demand draft to a cooperative bank of Karnataka. Cooperative bank transfers that check or demand draft to a cooperative society of that bank, and that cooperative society clears that check, gives that money in cash, and that money in cash can be used for any purpose. This is pure. सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। जो देश के अंदर आज के हालात हैं, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुके हैं, केवल भारत में चर्चा नहीं है, पूरे विश्व के अंदर चर्चा है कि हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा देश है, G20 की इस समय अध्यक्षता कर रहा है और आज के विश्व में जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भरता है देशों की और द्वीपों की। अगर कोई भी घटनाक्रम होता है, स्वाभाविक है उस पर टिप्पणी भी होती है, सवाल भी पूछे जाते हैं। भारत के अंदर सीधी दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और देश एक चौराहे पर है। शायद आजादी के बाद हर संस्था को जो देश के संवैधानिक प्रजातंत्र को जिंदा रखती है, इतनी बड़ी चुनौतियां एक साथ नहीं आई। देश की संसद सबसे बड़े प्रजातंत्र की, ये केवल आज इस बार के सत्र का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। पुरानी परंपराएं टूट चुकी हैं। जहां जिंदा चर्चा होती थी, विपक्ष के सवाल उठते थे, सरकार राजी होती थी, बहस होती थी, वो बंद हो गई। टकराव का सीधा, मैं दोष की बात नहीं करता, जिम्मेवारी मौजूदा सरकार की है, सत्ताधारी दल की है। जिम्मेवारी सरकार की होती है कि देश की संसद चले, लोगों की अपेक्षा रहती है चर्चा हो, राष्ट्रीय समस्याएं, जनहित से जुड़े विषय उठें, और विपक्ष की एक भूमिका रहती है कि सरकार की जवाबदेही तय करे। वही एक मंच होता है। अगर सरकार सदन में बाधा डाले और सदन ना चले, एक सत्र नहीं कई सत्रों में अब है, किसी भी विषय पे चर्चा की मांग, उसको नकारा जाता है। समय आ गया, ये अंतराल की बात नहीं है कि फिर अगला सत्र आएगा उसमें क्या होगा। एक बड़ा सैद्धांतिक विषय है ये कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सरकार को ये बताना जरूरी है
कि दुनिया में जहां भी प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली जिंदा रही है, पनपी है, मजबूत हुई है, वहां भव्य इमारतें बनाने से नहीं होती। हमारे यहां भी बन रहा है नई संसद, पर वो संसद के अंदर कोई चर्चा होनी चाहिए, कोई शोर होना चाहिए। केवल इमारत से प्रजातंत्र की गरिमा नहीं बढ़ती। क्या लोग सिर्फ इमारत देखना चाहते हैं या संसद में क्या होता है उसको देखना चाहते हैं? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जहां हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया गया आजादी के बाद, पर उस प्रजातंत्र में सही माने में स्वच्छंद रूप से बात कहने की जो जगह थी वो सिमटती जा रही है। दूसरा विषय है जो मैंने बताया आपसे, चिंता का, देश की अर्थव्यवस्था कोई चर्चा नहीं करता। हैरानी है कि प्रचार इतना हो रहा है, आप लोगों की भी कुछ कभी सवाल करते हैं, कभी कोई बात सामने आती है। क्या कभी सोचा है कि देश में बेकारी की क्या हालात है? क्या मार्च महीने के आंकड़े मालूम है सब लोगों को? देश के अंदर लगभग पूरा साल, पिछला साल और इस साल भी 8% केवल एक आंकड़ा नहीं है, बेरोजगारी का दर है। पर युवा बेरोजगारी 20 और 24 साल की उम्र के बीच के लोगों में, नौजवानों में 42% बेरोजगारी है। ये गंभीर चुनौती है, इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? ये सीधा सवाल कि क्या कदम उठा रहे हैं? मार्च महीने में सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 95 लाख रोजगार टूटा है। औद्योगिक निर्माण में 72 लाख टूटा है। और रिटेल सेक्टर के अंदर 65 लाख टूटा है। ये मैंने 3 ही सेक्टर गिनाए अभी। तीसरा विषय जो चर्चित भी है कि हमारी यहां एक नियम और कानून पर देश चलता है। संवैधानिक प्रजातंत्र को एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पे जब विपक्ष और विपक्ष के नेता निशाने पर रहते हैं। भारत की न्यायपालिका के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए और विशेष तौर पे मैं कहूंगा हमारे जुडिशरी के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान का समय है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। राहुल गांधी जी का जिस ढंग से जो एक फैसला आया और तेजी से सदन से निष्कासित करना कोई अच्छा संदेश नहीं है। अगर वो पैमाना लागू कर दिया जाए सब पर, तो संसद के बाहर ही राजनीतिक दलों के नेता आपको मिलेंगे, संसद खाली हो जाएगी। अगर सबकी एक एक टिप्पणी निकाल कर देख लें और वही मापदंड लगा दिया जाए, तो सूची आप बना लें कितने लोग बाहर होंगे।
मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी समय के साथ इसमें सुधार जरूर होगा। विस्तार में न जाते हुए जो निर्णय गलत था वो निर्णय बदला जरूर जाएगा, पर वो उसका होना और ये घटनाक्रम अपने आप में एक गलत संदेश देता है। हमारे यहां जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं और केवल किस कारण से, मेरे साथी इस पे बहुत बोल चुके हैं संगठन की तरफ से, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। क्या भारत की संसद में पहले नई सरकारों ने आलोचना देखी थी? क्या सरकार पर हमले नहीं हुए थे सदन के अंदर? क्या आरोप नहीं लगे थे कि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री, उन्होंने जेपीसी नहीं बनाई थी? सबसे पहले जेपीसी राजीव गांधी जी के समय में बोफोर्स पे बन गई थी। स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था 1992 में, उस पे जेपीसी बन गई थी। उसके बाद निरंतर जेपीसी बनती गई। पिछली सरकार के समय में भी 2G पर विपक्ष ने जेपीसी मांगी, बनी। वीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम पे जेपीसी मांगी, बनी। सरकार ने खुद बना कर दी। अब 2 जेपीसी बनी थी अभी पिछले 9 बरस में। एक तो जो गलत कानून लाए थे लैंड एक्विजिशन का, और दूसरा डेटा प्रोटेक्शन पर। क्या कारण है कि इतने बड़े विषय को जो सामने आया है, उजागर हुआ है, जो देश की आर्थिक ढांचे से जुड़ा है और उन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है जहां पे हिंदुस्तान के आम लोगों का पैसा है, चाहे वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या सबसे बड़ा बैंक भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किसी और का पैसा नहीं है उसमें, आप सबका, मेरा पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, और उसी पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। राजनीति के शोर में और जो माहौल है, मैंने जैसा जिक्र किया, इसमें कटुता है, टकराव है, बड़ी तस्वीर हम देखना छोड़ चुके हैं। शायद समय आ गया है, इस देश को गंभीरता से सोचना पड़ेगा एक कानून बनाने का, मोनोपोलीज को खत्म करने का। इतनी बड़ी खाई बन चुकी है अमीर और गरीब के बीच में, वो चर्चा का विषय देश में नहीं रहा। A demand draft from the Karnataka government. He submit that check or demand draft to a cooperative bank of Karnataka. Cooperative bank transfers that check or demand draft to a cooperative society of that bank, and that cooperative society clears that check, gives that money in cash, and that money in cash can be used for any purpose. This is pure black money, untaxed money. And why we are raising this question to the Karnataka government? Because all these cooperative societies which are part of the cooperative banks comes under the direct supervision and regulation of the cooperative department of the Karnataka government. We are asking that this 1,000 crore rupees of bogus entries, where the real entry was masked, where the identity was concealed, where the identity was hidden, and the checks and demand drafts were cleared by these cooperative societies who are coming under the direct supervision of Karnataka government. And as per CBDT, this is not our inquiry, as per CBDT,
1,000 crore rupees of bogus entries and financial irregularities were noticed in cooperative banks of Karnataka. In this regard, we have 5 very specific questions. Question number 1, rupees 1,000 crore worth of transactions were detected as a financial irregularity transaction in cooperative societies. Why Karnataka government is watching all these with closed eyes? The 40% Bomai Sarkara, Commission Sarkara was watching all these things with a closed eyes. Why Karnataka government is silent and mum on rupees 1,000 crore worth of financial irregularity happened in cooperative banks and cooperative societies of those banks, and Karnataka government is silent? This is question number 1. Question number 2, why CBDT till now, even after noticing that 1,000 crore rupees of worth financial irregularity is there, why CBDT had not issued any notice to the cooperative department and cooperative minister of the Karnataka government? Why he is not called for investigation? Is CBDT is having fear of anyone? Or is CBDT is not given directive by someone to do this kind of investigation? Question number 3, which is very important, that is the only objective of masking these kind of transactions is to receive 40% commission by the 40% Commission Sarkara. Because you want to convert a transaction into cash, you want to convert your check or demand draft into cash, and you are masking the entire transaction. Where this money is going? The people of Karnataka wants to know. Question number 4. In February 2023, when the question was raised to the cooperative minister regarding financial frauds in cooperative banks, it was recommended that the case will be transferred to CBI. 2 months had passed. What is the status? Why the case was not transferred, or if it is transferred, what kind of investigation was done in last 2 months? And the last question, that several cases of frauds in cooperative banks was reported in Karnataka in last 3 to 4 years, but nothing is evident on the ground for the prevention of this kind of black money generation with the help of bogus expenses. Is this pure sanyog or a prayog by the Bharatiya Janata Party or 40% Commission Sarkara? So friends, this 1,000 crore rupees of financial irregularity in the cooperative banks with the help of cooperative societies, the bank checks and the DDs were converted into cash. The KYC norms were not applicable to its strict sense to the cooperative societies. Cooperative societies comes under the direct supervision of Karnataka government, and Karnataka government is silent and mum on this 1,000 crore rupees of scam. Scam after scam. You have the newspaper any day. You will find today there is a scam in one sector by the Karnataka government. The people will teach the lesson to the 40% Commission Sarkara, and this lesson will be that these 40% Commission Sarkara will not cross the assembly, number of MLAs in the assembly will not cross 40 number. सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था
कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है, क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने ना केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। यह छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है, और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे, आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था, और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है, दोनों में से एक सच बोल रहा है। पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो। नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो हैं जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद, और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है, जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई, आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं, और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है। कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं।
या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील न कर दे। ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, ये बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़, क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको